हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम शॉर्ट। आज की वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बेसिक ओवरव्यू की तरह कि पूरे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उसका हम बेसिक आइडिया देखेंगे। सबसे पहले तो ये एक्सट्रीमली कॉमन होते हैं। आज तक हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्पेशली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस काफ़ी देखे हुए हैं। ये D0 से D10 तक के सारे कॉमन स्पीशीज़ जो है वो अक्सर हम देखे जाते हैं, वो मैंने लिस्ट की हुई है, आपको चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं। सिर्फ D3 कॉम्प्लेक्सेस हमें आज तक मिले नहीं हैं। एंड D4 में क्या होता है कि सिर्फ हैफनियम एंड जिरकोनियम जैसी मेटल्स जो है वो ऐसे बल्कि लिगेंड्स के साथ एक स्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। तो ये इतना आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल के अलावा हमें स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस भी काफ़ी मिलते हैं। नॉट एज मेनी एज टेट्राहेड्रल, बट जो मेटल्स D8 कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकती है वो ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैलेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, रोडियम, इरिडियम एट्सेट्रा। ये जो स्केल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो स्केल है वही ओवरव्यू है पूरे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। इसमें सारी ज्योमेट्री, सारे हाइब्रिडाइजेशंस कवर हो गए हैं। हमें इसी स्केल को थ्रू आउट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में डिटेल में पढ़ना है, इसी को स्टडी करना है। तो आप इसे याद से नोट कर लीजिएगा, आपको ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक हेल्प करेगा और इससे आपको याद रखने में भी चीज़ें ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए D0 से D7 तक एंड D10 पे सिर्फ हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है देखने, लेकिन D10 एंड D3 टू D7 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जबकि D0, D1 एंड D2 में D3s हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इससे आपको एग्जाम में काफ़ी आसानी हो जाएगी अगर आपको क्वेश्चन में ये आ गया कि कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलता है। तो आपको बस D इलेक्ट्रॉन गिनने हैं एंड ये स्केल याद रखना है, दैट्स इट। फिर देखिए D8 एंड D9 में सिर्फ स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री पॉसिबल है, लेकिन उसमें भी जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे तब भी स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री पॉसिबल है। अदरवाइज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बनेगी, वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। अगर इन केस आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड नहीं पता तो आगे जाके हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको आगे जाके ये भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होगा तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बनेगी व्हेन देयर इज D8 और D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आपको याद हो तो पहले वीडियो में हमने ये सीखा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन उसमें हमें ये समझ में नहीं आता था कि इनर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रही है कि आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रही है। ये उस फॉर्मूला का एक ड्रॉबैक था जो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे हमें सिर्फ स्टेरिक नंबर से इतना पता चलता था कि या तो स्क्वायर प्लानर बनेगा या तो टेट्राहेड्रल बनेगा, पर कौन सा बनेगा ये पता नहीं चलता था। और अगर स्क्वायर प्लानर के बारे में पता लगा भी ले तो स्क्वायर प्लानर में इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा कि आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हम पता नहीं लगा पाते थे, जो अब यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कुछ और चीज़ें होती है, जैसे कि लिगेंड इंटरेक्शन लो होगा, क्योंकि आपको पता है टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, तो उसकी वजह से लिगेंड्स काफ़ी दूर रहेंगे, तो ये एक स्टेरिकली स्टेबल ज्योमेट्री बन जाएगी। लेकिन इसकी CFSE काफ़ी लो होती है, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी जो है वो लो पाई जाती है। वंस अगेन, अगर आपको CFSE के बारे में नहीं पता तो आगे जाके हम लोग इसको भी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। CFSE आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी होती है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लो होती है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में टेट्राहेड्रल सिमेट्री तो देखने मिलेगी ही मिलेगी, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन अगर ये CFSE हाई हो जाती है तो वो टेट्राहेड्रल सिमेट्री हमें देखने नहीं मिलती, वो एक डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन के रह जाती है। तो ये भी हम लोग काफ़ी डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज। ओके, उसमें ये कुछ एग्जाम्पल्स है। CFSE जो है उसका एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले के चलते हम लोग CFSE को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल्स देखिए कि MnO4 माइनस जो होता है उसमें Mn का कॉन्फ़िगरेशन D0 होता है, FeO4 2 माइनस में D2 एंड FeO4 में D4 होता है।
और उसकी अगर हम लोग CFSE कैलकुलेट करें तो इसकी 0 आएगी, इसकी लो होती है एंड इसकी काफ़ी हाई होती है। तो उसके ऊपर से देखिए कि 0 एंड लो CFSE में परफेक्ट टेट्राहेड्रल बन रहा है, जबकि हाई CFSE में ये डिस्टॉर्ट हो जा रहा है। तो इसकी तो आपको बस इतना याद रखना है कि जहाँ पे CFSE लो होगी वहाँ पे ही हमारा परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनता है। एंड CFSE कैलकुलेट करना काफ़ी इजी होता है। तो वंस यू लर्न हाउ टू कैलकुलेट CFSE यू कैन ईजीली टेल कि विच टेट्राहेड्रल विल बी परफेक्ट एंड विच विल बी डिस्टॉर्टेड। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है D0, D1 एंड D2। आपने अभी देखा कि D3S टेट्राहेड्रल बनते हैं। उसमें ये जो MnO4 माइनस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हम सबको पता है कि MnO4 माइनस में Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब उसकी सारी ऑर्बिटल्स खाली होगी। तो यहाँ पे sp3 भी पॉसिबल है एंड D3s भी पॉसिबल है। तो आपको ये याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये कंक्लूड किया था कि हम लोग इनर डी ऑर्बिटल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। वाई? बिकॉज इट नीड्स लेस एनर्जी, इसलिए हमने यहाँ पे sp3 के बजाय D3s को प्रेफर किया। तो ये क्लियर हो गया। एक और चीज़ होती है कि ये जो है वो एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है, पर आप तो क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। फिर इसका पैरामैग्नेटिक नेचर का रीज़न क्या? तो उसका रीज़न जो है वो VBT एक्सप्लेन करती है। अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन आएगा कि भाई मैंगनीज तो है वो ट्रांजिशन मेटल है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम VBT से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो उसका भी एक रीज़न है, वो ये है कि मैंगनीज जो है वो +7 स्टेट में है, इसका मतलब D0 कॉन्फ़िगरेशन हुआ। एंड आपको ये भी याद होगा कि D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन को हम ट्रांजिशन मेटल में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसको इसीलिए वैसे बाकी ट्रांजिशन मेटल्स को हम VBT से कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर हो तो उसे हम लोग ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में नहीं डालते, इसलिए हम इसको VBT से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो VBT से एक्सप्लेन करने में हमें इसका रीज़न मिल जाता है कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। आइए देखते हैं। वैसे तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, D5S2 होता है और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देते हैं एक्साइट करके, तो ये ऐसा दिखेगा। एंड ऑक्सीजन जो है वो D3S हाइब्रिडाइजेशन में इससे बॉन्डिंग करेगा। अब ऑक्सीजन जो है वो बाईवैलेंट एटम है, ये भी आपको पता है, तो इसलिए ये पाई इंटरेक्शन भी दिखाता है। तो जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी वजह से n तो 0 ही रहेगा, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स पाई इंटरेक्शन तो दिखा ही रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर भी दिखाता है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, आप याद रख लीजिए। अगर कभी एग्जाम में आया कि MnO4 माइनस पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो आपको याद रखना है कि ये पैरामैग्नेटिक है। though it doesn't have any single electron, still it is paramagnetic in nature. ओके अभी इसी पूरे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को हमने अभी तक जितना भी देखा, CFSE, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, तो ये सब हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।